जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज हमारे देश में जिस भी चीज़ को सबसे ज़्यादा खतरे में बताया जाता है वह है भारत का संविधान। और इसी संविधान की रचना बाबा साहेब भीमराव जी आम्बेडकर ने वर्ष 1891 में बाबा साहेब का जन्म हुआ था और उन्होंने संविधान बनाने वाला कहा जाता था। और पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ही नाम से राजनीति चली आ रही है। और भारत ने आज कुल मिलाकर 18,912 और छोटी बड़ी मिलाकर 2,858 पार्टियां हैं, जिनमें से 212 पार्टियां जब ऐसी है जो खुद को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सिद्धांतों से प्रेरित बताती है और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इनमें से किसी ने भी आप लोगों तक डॉक्टर आम्बेडकर के असली विचारों को पहुंचने नहीं दिया। आज हम डॉक्टर आम्बेडकर के कुछ ऐसे विचार लेकर आएंगे जिन्हें मानना तो दूर, बल्कि भारत के लोग ठीक से जन्मदिन दिन मनाया नहीं जाता और लोगों को बधाई दे दे तो एक तरीके से परंपरा सी बन गई है और सभी लोग उसे निभा भी देते हैं। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर को ठीक से समझा नहीं कोई। असल में आज़ाद भारत को लेकर आम्बेडकर के जितने भी विचार और भी जिस तरह से भारत का सपना देखते थे, उन विचारों को कभी पालन ही हुआ नहीं। डॉक्टर आम्बेडकर मानते थे कि कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता और इसलिए किसी भी नेता की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा करना इस देश के नागरिकों के लिए सही नहीं होगा। यानी डॉक्टर आम्बेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के खिलाफ थे। लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में डॉक्टर आम्बेडकर की हजारों मूर्तियां बनवाई और उसके नाम पर चुनाव के वोट मांगे। और कुछ मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक तो आज पूरे देश में सबसे ज्यादा मूर्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ही है। और ऐसा नहीं कि डॉक्टर आम्बेडकर यही कहकर गए कि मेरी मूर्ति बना कर जाए, और बल्कि वह तो इसके खिलाफ थे। असल में उनकी प्रतिमाएं बनाकर अलग अलग पार्टी में वोट बटोर चाहते थे और अपने मार्केटिंग करना चाहते थे। यही स्थिति तब है जब वहां से लगभग 80 साल पहले 18 जनवरी 1993 को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की वह मूर्तियों से उपासक नहीं है, वह उसे तोड़ने की विश्वास रखते हैं। भाषण में वह ये भी बताते हैं कि उसके लिए ये कहा जाता था कि वह महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना से नफरत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वह गांधी और जिन्ना को नापसंद करते हैं क्योंकि वह किसी भी नेताओं की बजाय अपने देश के प्यार करना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। और डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने इस भाषण में ये बात भी कही थी कि उन्हें उम्मीद है कि भारत के लोग एक दिन एक बार जरूर सीखेंगे कि कोई भी नेता देश से बड़ा नहीं होता। और हमारे देश के नेताओं ने उन्हीं को प्रतिमाएं भारत में बनवाई और उन्हीं की तस्वीरें आज हमारे देश में सबसे बड़ी परंपरा है। राजनीति में वो नेताओं की इसी तरह डॉक्टर आम्बेडकर ने खुद का संविधान बनाते वक्त उसके आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। 30 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा में आरक्षण पर बहस हुई थी, तब भी जिन्हें आरक्षण दिया गया है, क्या उनकी स्थिति को कोई सुधार हुआ है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की परिवार को या पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। इससे पीछे उन्होंने ये वजह बताई है कि ये आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं है जिसके सहारे पूरी जिंदगी काट दी जाए। ये विकसित होने का एकमात्र एक अधिकार है। लेकिन हमारे देश में वोट बैंक राजनीति की वजह से डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर इस विचार की गंभीरता को समझता नहीं गया और हमारे देश में राजनीतियों ने इतना दम नहीं कि वह आकर कह दे कि वह आरक्षण को बंद कर रहा है। यहाँ तक कि यह बात हम बार बार कहते रहे कि आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है उनके बारे में एक बार जब आकलन होना चाहिए। और अगर किसी एक परिवार को आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वह परिवार आरक्षण बंद होना चाहिए, और फिर ये आरक्षण ऐसे परिवार को मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो कि जिसे वाकई में आरक्षण की ज़रूरत है, जिसे इसे बैसाखी की ज़रूरत है। और आज हमारे देश में किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं कि डॉक्टर आम्बेडकर की अनुयायी को डॉक्टर है, डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनने भी ये हिम्मत नहीं की जिसके बारे में डॉक्टर आम्बेडकर के इन विचारों को अपने लोगों के सामने स्वीकार कर ले। कोई इसके बारे में बात भी नहीं करेगा क्योंकि जैसे भी ये इसे करेगा चुनाव हार जाएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने ये आरक्षण को समाज सुधारने के लिए पेश किया था देश के सामने। जब आम्बेडकर का भारत बंद और सत्याग्रह जैसे पारंपरिक आंदोलन के खिलाफ थे, लेकिन
जब हमारे देश के लोगों ने उनके इस विचारों को भी कभी नहीं अपनाया। वर्ष 1949 में जब भारत संविधान में विरोध के तरीके रूप में अपनाए तो फिर आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको अगर ठीक से समझना चाहते हो तो मैं आपको उनका एक भाषण पढ़कर सुनाती हूँ, पर आपसे दरख्वास्त है कि ध्यान से सुने, तभी पूरी बात समझ में आ जाएगी। और डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, यदि हम लोग लोकतंत्र के केवल रूप में ही नहीं वरना यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचारों के अनुसार सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें सैद्धांतिक रीति को ढूंढता पूर्वक, जब शासन कर रहा था यानी अंग्रेज शासन कर रहे थे, हम गुलाम थे, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब तक ये सत्याग्रह, ये धरने, प्रदर्शन, हड़ताल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो, ये भारत बंद, असहयोग आंदोलन, तब तक तो इसके लिए कोई जगह थी, क्योंकि हम किसी विदेशी के गुलाम थे और ताकत के खिलाफ, विदेशी की ताकत के खिलाफ लड़ रहे थे और उसके हम असहयोग करना चाहते थे। लेकिन हमारा देश आज़ाद हो चुका है और जब हमारे देश में एक संविधान बन चुका है, हमारे देश में नियम कानून बन चुके हैं और वह भी हमारे देश के लोगों में बनाए हैं और हमारे नेताओं ने बनाए हैं, तो हमारी अपनी चुनी हुई सरकार ने बनाए हैं, तो फिर हम अपने ही देश के लिए और देश के संविधान के खिलाफ, अपने ही देश की व्यवस्था के खिलाफ असहयोग कैसे कर सकते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन कैसे कर सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए उन्होंने कहा है कि आज़ादी मिलते ही अब तक इस तरह के आंदोलन, भूख हड़ताल, बंद वगैरह समाप्त और जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और आप देखते ही कि आज भी हमारे देश में प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वही चल रहा है जो कि अंग्रेजी के ज़माने में चलता था, यानी उसी तरह की भूख हड़ताल होती है, उसी तरह के बंद रास्ते किए जाते हैं, चक्का जाम किया जाता है, असहयोग आंदोलन किया जाता है, धरने पर बैठा जाता है और विरोध प्रदर्शन भी किए जाते हैं, जबकि सड़कों को रोक दिया जाता है। इसी तरह की चीज़ें आज भी होती है। और इसी तरह अंबेडकर भारत में एक देश का एक कानून की व्यवस्था चाहते थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना के लिए पक्ष में थे, लेकिन हमारे देश की पार्टियों ने मुस्लिम तिरस्कार के लिए कभी इस पर विचार करना जरूरी नहीं समझा। 23 नवंबर 1948 को जब संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब संविधान सभा के राष्ट्रपति यानी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं भी नहीं इसके खिलाफ थे, जबकि अंबेडकर इसके समर्थन कर रहे थे। और उसी दिन उन्होंने संविधान में कहा था कि रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता है, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और धार्मिक भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। सोचिए, डॉक्टर आम्बेडकर ने कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने जब 74 वर्ष पहले ही ये कह दिया था कि अगर देश को एक समान कानून नहीं मिला तो देश के सामने ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा होगी। तो आज हमारे सामने अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत ही संविधान से अलग व्यवस्था की थी, लेकिन जिसके तहत भारत के संविधान का आर्टिकल 44 यानी उसके निर्देश अनुसार देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर जब तक जीवित रहे उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी कुरीतियों का हमेशा विरोध किया, लेकिन उनके नाम पर राजनीतियों ने और राजनीति करने वालों ने, पार्टी वाले ने आज भी चुनाव में जातियों की सोशल इंजीनियरिंग करती है। और आजकल आपने देखा ही होगा कि भारत की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का शब्द का प्रयोग किया है और किया भी जाता है, और नेता बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने सोशल इंजीनियरिंग कर दी। और आज भारत की राजनीति भी ऐसी चिपक गई है कि जैसे यह कभी भारत को छोड़कर जाएंगे ही नहीं। अम्बेडकर ने को भारत को राजनीति में हमेशा एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया और उनके नाम पर कई पार्टियों ने चुनाव भी जीते, सरकार भी बनाई और दलितों के नाम पर, दलितों के उत्थान के नाम पर
जो नेता आए उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़े बड़े घर, वो करोड़ों रुपए कमाए और सैकड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली और बना ली और अपने जीवन के हर ऐसो आराम उन्होंने अपने लिए इकट्ठा कर लिया। और दलितों के नाम पर, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ऐसे एक सच है, ये भी सच है। और खुद के अंबेडकर आज़ाद भारत का अपना पहला चुनाव हार गए थे और 1951 और 52 में एक साल में हुए पहले लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से अपनी एक पार्टी बनाई थी, जिसमें देश भर के 10 राज्यों में यानी 35 सीटों पर की चुनाव लड़ा था। ये 2 सीटें लोकसभा के चुनाव हुआ था तब की बात है, लेकिन उनकी पार्टी को 35 में से केवल 2 ही सीटें मिली थी और डॉक्टर अंबेडकर खुद बॉम्बे में लोकसभा सीट में चुनाव में हार गए थे और वो 4 नंबर पर रहे थे। और उन्होंने अपना पहला चुनाव कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार से हारा था जो बतौर सहायक उन्हीं के साथ काम कर चुका था, यानी अपने सहायक से ही चुनाव हार गए थे। और जब कांग्रेस पार्टी के इस नेता का नाम था कि यानी इस देश के लोगों ने ही अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया था। इसलिए एक बात समझने वाली है कि अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करके चुनाव जीता तो जा सकता है, लेकिन अंबेडकर के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आप सिर्फ चुनाव हार सकते हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मृत्यु के बाद ना जाने कितने नेताओं की जिंदगी बना दी और कितने पार्टियों को सत्ता तक पहुंचा दिया और आज भी पहुंचा रही है। कितने को वोट उनको ही दिलवा दिए, लेकिन वो खुद का चुनाव हार गए थे। इसलिए हार गए थे क्योंकि जब उनके जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे वो सही थे और सच भी थे और साध भी थे। और जो हमारे भीमराव अंबेडकर के देश के पहले कानून मंत्री भी थे, लेकिन वर्ष 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोर्ट में बिल वापस लिया तो अंबेडकर ने मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था और बाद में कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। और ये बिल 1981 में पेश हुआ था, जिसके तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून की क्यों इस तरह सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल को भारत रत्न का भी सम्मान तब मिला था जब पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने। आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अंबेडकर के विचारों को मानना, उनके विपरीत काम करना या उनके सबसे बड़े अपमान होगा, जो कि हमारे देश के तमाम नेता उनके नाम पर राजनीति करने की वाली पार्टियों और हर रोज हर रात अपमान कर रहे हैं। और आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आगे कभी किसी वीडियो में बात होगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में वीडियो और जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, यदि आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम निकला ना भूलें। धन्यवाद।